हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आपका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने फिजिक्स के चैनल पे, जहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं। और बेटा आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो मैंने बचा के रखा था ताकि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ भी जाए और हम इस चैप्टर को क्लियरली समझ के इस एक्सप्रेशन पे डिस्कशन कर सके। ये आपका सबसे 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 इम्पोर्टेंट लेक्चर इस चैप्टर का हम कह सकते हैं, और जिस लेक्चर के लिए हम अब तक डिस्कशन कर रहे थे और जिस लेक्चर के लिए अब तक का हम सारा स्ट्रक्चर समझ ले रहे थे, तो उसे आप कह सकते हैं इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, जिसका क्वेश्चन कैसे आएगा 101% ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ट्रांसफार्मर को ये और भी आ सकता है, ये और स्ट्रक्चर में आ सकता है, तो हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन कैसा आएगा। शो दैट द वर्क डन इन पुलिंग अ लूप थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड अपीयर्स एज हीट एनर्जी इन द लूप। यानी क्या है कि अगर अब हमारे पास डायग्राम तो फिक्स है, डायग्राम तो हम बदल ही नहीं रही हैं। अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये डायग्राम कौन सी चीज की है कि ये डायग्राम है अ लूप मूविंग आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये डायग्राम इस चीज की बन गई। अब इस लूप के जरिए हम डायग्राम को क्या, हम अंदर के लूप को क्या, एबीसीडी लूप है ना अंदर, तो उसे हम मैग्नेटिक फील्ड के क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो हमें ये दिखाना है शो दैट वर्क डन इन पुलिंग अ लूप थ्रू मैग्नेटिक फील्ड अपीयर्स एट एज हीट एनर्जी इन द लूप। कि वर्क डन, ये जो वर्क डन होगा बाहर निकालने का, इट विल अपीयर एज हीट एनर्जी इन द लूप। दिस इज द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और इसे कहा गया है इंडक्शन एनर्जी ट्रांसफर। आपको समझने के लिए हम इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशंस को मैं समझाते जाऊंगा, मैं लिखूंगा समझाऊंगा, लिखूंगा समझाऊंगा, ताकि हम क्या करेंगे, इजीली इसे समझ रहेंगे। इससे पहले के सारे लेक्चर्स की लिंक मैंने क्या कर दी है, डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। बेटा डिस्क्रिप्शन को भी आपको ध्यान से देखना है और डिस्क्रिप्शन में भी आप क्लियरली कर लीजिए। तो एक्सप्रेशन मेरे साथ में ही रहिए, डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। डायग्राम ये ए डी साइड है एल साइज की, वी यानी इधर साइड, इस साइड में हम क्या कर रहे हैं, इस साइड में लगेगा इसका पुलिंग फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, पुलिंग फोर्स लगेगा। एक्स, इट इज द एरिया ऑफ द कॉइल विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी इतना है ना ग्रीन कलर का, विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फ्लक्स। F2 एंड F3 कैसे फोर्सेस है, बैलेंस फोर्सेस है। इस साइड से हम पुल कर रहे हैं तो F1 इस साइड में क्या एक्ट कर रहा है, इंटरनल रिस्टोरिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम इसको 3-4 सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे तो हमें एक्सप्रेशन इजीली समझ में आ जाएगा। तो बेटा इसे बहुत अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, अब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते रहते हैं। तो अगर मेरा बोर्ड खत्म हो जाए तब तक आप लिख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे हमें 3 बार बोर्ड लिखना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, देखिए बेटा हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अब एक्सप्रेशन में सबसे पहले मैंने वर्क डन के बारे में बात करने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली वर्क डन कितना हो रहा है इस पर्टिकुलर लूप को बाहर खींचने में। देखिए जो लिखा है उसको मैं बताऊंगा कि वेलोसिटी v से हम लूप को बाहर खींच रहे हैं, तब F1 उसको अंदर खींच रहा है ड्यू टू इंटरनल रिस्टोरिंग स्ट्रक्चर। F2 एंड F3 आर बैलेंस्ड, अगर कह सकते हैं तो ये फोर्सेस है, अगर कह सकते हैं तो ये नहीं भी है। तो इन दोनों आर्म AB एंड CD का कोई रिलेशन नहीं है। हम BC से उसे खींच रहे हैं, AD उसे अंदर खींच रहा है। अब यहां से अंदर जब हम बाहर खींचते हैं तो उसे अंदर खींचेंगे, वर्क डन होगा कि नहीं, तो बाहर खींचने में वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हमने वर्क, मैं यहां पे क्यों आ गया मैं बाद में आपको बताऊंगा कि लिखा कैसे। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम है। वर्क कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेलोसिटी, तो पावर इज इक्वल्स टू F इंटू वी। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया। अब लिखा कैसे है देखिए, कंसिडर लूप ABCD इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी V in B. Okay, I is induced in clockwise direction and loop has F2 and F3 which are balanced forces and F1 which is unbalanced। क्यों, इसे हम बाहर खींच रहे इसलिए वो अनबैलेंस्ड है। अब ये डायग्राम एक सिंबॉलिक डायग्राम बनी है, जिस डायग्राम में आपको इंडिकेट किया जा सकता है कि E भी है, I भी है, R भी है। ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो गया, क्योंकि E क्या है, इंड्यूस्ड EMF, R इज रेजिस्टेंस एंड I इज इंड्यूस्ड करंट। यानी हम इसे जब बाहर खींचेंगे तो एक कलेक्टिव रेजिस्टेंस तैयार हो जाएगा जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर पावर क्यों निकाल लिया है, तो पावर इसलिए निकाल लिया है बेटा क्योंकि हम पावर को ही कंपेयर करेंगे, पावर इस स्ट्रक्चर से और पावर
इंडक्शन से। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और हमारा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन तक आ गए हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया आपका, P इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया, P इज इक्वल्स टू F इंटू वी। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ जाएंगे, उसे हम लिख के देखेंगे एक बार क्या है। इसे आप लिख लीजिए, एक बार पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए। ओके, समझ में आ गया बेटा? कमेंट सेक्शन में लिखिए कि समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमने वहां पे प्रूव कर लिया था कि पावर है। अब सिंपल सिंपल हमारे सब लॉज हमने इस यहाँ पे अप्लाई कर लिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप फाई इज इक्वल्स टू बी ए। बी क्या है? बी इज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, एंड ए इज एरिया। एरिया कैसे लिख सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड, तो बी एल एक्स। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। लेंज लॉ, हम मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाला? E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। फाई के बजाय लिख लिया बी एल एक्स, तो बी एल कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, डी एक्स अपॉन डी टी आ गया वेलोसिटी, तो E इज इक्वल्स टू बन गया क्या? बी एल वी। आसान है। E इज इक्वल्स टू क्या बन गया? बी एल वी। ओके बेटा, तो हमें तो कैलकुलेशन करंट के हिसाब से करनी है ना बेटा, क्योंकि हमारे पास करंट बन गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट V इज इक्वल्स टू आई आर, कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ। V के बजाय E लिख लिया, I इज इक्वल्स टू क्या लिखा? E अपॉन आर। ई एम एफ की वैल्यू मिली थी बी एल वी अपॉन आर, बी एल वी, तो बी एल वी अपॉन आर क्या बन गया? आई। ये सिर्फ एक दूसरे में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। फिर हम ये जो F1 है, F1 की कैलकुलेशन करने में लगे हैं। F1 क्यों? तो F1 ही तो पावर जनरेट कर रहा है ना, वो F1 ही तो वर्क जनरेट कर रहा है हमारी F इंटू वी वाली। तो F1 कैसे निकाल सकते हैं? बाय लॉरेंट्ज फोर्स। क्या फॉर्मूला बनेगा? आई एल क्रॉस बी। अब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो साइन मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, साइन 90 इज 1, देयरफॉर F इज इक्वल्स टू बी आई एल। यहाँ तक आया? तो F अगर बी आई एल है, अब मैं डायग्राम निकाल लेता हूं ताकि हमें पहला सेक्शन ए यहाँ पे आसानी से मिल जाए। देखिए, F इज इक्वल्स टू बी आई एल अगर मिल गया है, तो यहाँ पे I की वैल्यू हम बी एल वी अपॉन आर लिख सकते हैं, और हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? अब देखिए इसके बाद का, F इज इक्वल्स टू बी इंटू बी एल वी अपॉन आर इंटू क्या बन गया? एल बन गया। ओके, यानी फॉर्मूला क्या बना? F इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन आर। ये बन गया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 6। ये हमारा F मिला। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 6 को अगर हम एक बार देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 6, पावर कैन बी गिवन एज पावर इज इक्वल्स टू F इंटू वी। तो F क्या मिला? बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन आर इंटू वी। ये भी आ गया, v का स्क्वायर बनेगा, तो पावर इज इक्वल्स टू कितना बना? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 7। ये वैल्यू नहीं है, ये हमने एक्सप्रेशन निकाला है। तो हमें ये हो गया इंडक्शन की पावर। ओके, इंडक्शन की पावर यहां तक बन गई। अब इंडक्शन की पावर के बाद में हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल करंट की वह पावर कितनी होती है। अगर इन दोनों की पावर अगर सेम आ गई, इन दोनों की पावर अगर सेम आ गई, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं? सेम है। अदरवाइज ये कैसे है? सेम नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? इक्वेशन 7 तक आप लिख लीजिए। तो 7 तक अगर आपने लिख लिया है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं। अब मैं पॉज नहीं करता हूं कैलकुलेशंस करने के लिए। अगले सेक्शन में, इफ आई इज करंट, R is equals to resistance, then rate of production of heat is given by नॉर्मल फॉर्मूला जो हम यूज करते थे 10th में, P is equals to I square R। ओके, फिर से एक बार से अच्छे से लिख दे, P is equals to I square R। ओके, बन गया एक्सप्रेशन। अब I की वैल्यू हमने निकाली है, तो P इज इक्वल्स टू, I की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? बी एल वी अपॉन आर, देयरफॉर बी एल वी अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या बन गया? R बन गया। तो ओके, उसका स्क्वायर है, तो एक R तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन क्या मिलेगा हमारे पास? इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर क्या बनेगा? R। इक्वेशन नंबर कितना बन गया हमारे पास? 9 बन गया। तो फ्रॉम 7 एंड 9 हम क्या लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क इज एग्जैक्टली
सेम एज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन लूप, इसलिए हमने हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कर लिया है, इजीली प्रूव कर लिया है। इस पूरे स्ट्रक्चर में एक बार आपने, भाई क्या किया हूं मैं आपको बताता हूं, एक बार आपने पावर निकाली इन टर्म्स ऑफ इंडक्शन, और दूसरी बार पावर निकाली पावर इन टर्म्स ऑफ इंडक्शन, एंड दूसरी बार हमने पावर निकाली इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल स्ट्रक्चर। एक बार इन टर्म्स ऑफ इंडक्शन, एक बार इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल स्ट्रक्चर, दोनों पावर को कंपेयर कर लिया और पावर कैसे क्या आ गई हमारे पास, सेम आ गई। ओके बेटा, तो इसे एक बार लिखिए, मुझे भेजिए ताकि हम डिस्कस कर सके। कोई डिफिकल्टी हो तो ज़रूर पूछिए। और हमारा यहाँ पे अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है पूरा खत्म हो जाता है। कोई डिस्कशन कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस और है तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा बेटा। थैंक यू।